साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय दिया। दरअसल सर, प्रधानमंत्री मोदी 5 साल बाद जो है रूस के दौरे पर जा रहे हैं कल। उसी को लेकर मैंने आपसे बातचीत करनी थी। एक लंबा गैप, 5 साल का, अमूमन ऐसा होता नहीं था। 2022 में आखिरी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की हुई थी। 2021 में पुतिन भारत आए थे, लेकिन 2019 में ही प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे। 5 साल बाद ये दौरा हो रहा है। कौन से अहम मुद्दे, अहम पॉइंट आप देख रहे हैं जिसपे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच एक लंबी बातचीत हो सकती है? देखिए राजेश जी, हमारी एंगेजमेंट रशिया के साथ तो कंटिन्यूस रही है। आप जानते हैं कि एनुअल समिट्स होती हैं रशिया और इंडिया के बीच में, और अभी तक 21 एनुअल समिट्स हो चुकी हैं। बीच में गैप हुआ था 2 साल का। अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हो गया फिर से। तो हमारे जो रिलेशंस है रशिया के साथ वो सेंचुरीज ओल्ड है, और एक बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड है रशिया इंडिया का। और हम ये 5 साल का गैप को आप मत एक्चुअली समझिए, बिकॉज बीच में रेगुलर एंगेजमेंट्स हुई हैं। तो एक फॉर्मल विजिट, यस, एक फॉर्मल विजिट, आपकी बात सही है कि 5 साल के बाद जा रहे हैं। कुछ डेवलपमेंट्स है, उसके कारण शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्लान नहीं किया था। पहले तो ये है कि हम थोड़ा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ज़्यादा हमारी जो अलाइनमेंट है वो एक पॉलिसी की तरह, हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हमने अभी एंटर कर लिया है। और आप जानते हैं कि जेट इंजन भी यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे। बाहर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही हैं। और 2020 में जब चाइना का इसको विवाद हुआ था तो हम यूनाइटेड स्टेट्स के पास गए थे डिफेंस इक्विपमेंट लेने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने हमको दिया था। चिनूक हेलीकॉप्टर्स आए थे, आपके यू नो लाइट हवाइजर्स आए थे, और बहुत सारी हमने उनके साथ एक लॉजिस्टिक्स हमारा जो एक अरेंजमेंट है वो भी हमने लिमुआ करके, तो इसको वो भी हमने इनके साथ एक्चुअली किया था। तो वो चीज़ के कारण हम काफ़ी, एक हमारी जो अलाइनमेंट चेंज हुई है 5 साल में। 5 साल का पहले का अगर आप पीरियड देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इतनी एंगेजमेंट इंडिया की नहीं होती थी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि हमारी ज़्यादा एंगेजमेंट्स होने के कारण यूनाइटेड स्टेट्स से रशिया को हमने थोड़ा बैक सीट पे कर दिया था। पर वो बैक सीट पे हम उसको नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आज जो सिचुएशन है हमारी फौज की, मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहता हूँ कि फौज का 70% इक्विपमेंट आज जो इंडियन आर्मी का है वो रशियन ओरिजिन का है, और जो एयरफोर्स का है वो है 80%, और जो इंडियन नेवी का है वो है 85%। तो आप देख सकते हैं कि पूरी स्पेयर्स मैनेजमेंट हमारी पूरी इंडियन आर्मी की रशिया सेंट्रिक है। तो हम किसी भी हालत में रशिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरी एक और डेवलपमेंट हुई है कि रशिया और चाइना काफी क्लोज आ गए हैं। तो अभी इस चीज को एनालाइज करें, और इसको रशिया भी समझता है कि जैसे रशिया और चाइना क्लोज आ रहे हैं वैसे ही इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स क्लोज आ रहे हैं। तो दोनों देश अपने पोजीशन को एक नेशनल इंटरेस्ट के एंगल से अगर देखें तो जस्टिफाइड है दोनों, क्योंकि आज जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं उस सैंक्शन से उभरने के लिए चाइना बहुत मदद कर रहा है रशिया की। और इसीलिए आप देख रहे हैं ऑयल का भी आपका इंपोर्ट हो रहा है। इंडिया भी रशिया की बहुत मदद कर रहा है, काफी इंपोर्ट हमने भी ऑयल का किया है। तो अभी मैं ये देखता हूं कि रशिया इंडिया और चाइना के साथ क्यों एंगेज करना चाहता है, क्योंकि
रशिया वर्ल्ड को ये मैसेज नहीं देना चाहता कि वो आइसोलेटेड हो चुका है। वो एक्चुअली समझता है अभी भी रशिया वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में रेलेवेंट है, और इसीलिए हम देखते हैं, आप इसको देखिए, आप इसको ब्रिक्स आपकी समिट है, आपकी एससीओ इसको समिट, आप ये देख रहे हैं कि इसको समिट्स में भी आप एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट रशिया और चाइना के बीच में देख रहे हैं। तो ओवरऑल इस चीज को इस तरीके से समझता हूं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और भी है, क्योंकि आपने चाइना का भी जिक्र किया, तो लगभग पिछले 10 साल में 42 टाइम व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो चुकी है। तो हमने क्या एक खुला मैदान नहीं दे दिया चाइना को? मैं उस लिहाज से भी चीजों को समझना चाह रहा हूँ कि ओपन ग्राउंड आपने चाइना को दे दिया और पाकिस्तान को भी दे दिया कि आप जाइए रूस के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करिए। देखिए, आपको रशिया की सिचुएशन में आना पड़ेगा ये समझने के लिए कि रशिया ये क्यों कर रहा है। बिकॉज रशियन इकोनॉमी बैडली इम्पैक्ट हुई है सैंक्शन से। आप जानते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद काफी स्पेयर्स जो रशियन इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर होती थी रशियन में, उसके स्पेयर्स यूक्रेन में बनते थे। खार्किव में एक डिफेंस इंडस्ट्री का हब है खार्किव, जो आपका यूक्रेन में है, और इसीलिए वो काफी डिपेंडेंट थे उसके लिए। आज वो वहां से बंद हो गया है। कुछ और इक्विपमेंट जो रशिया मैन्युफैक्चर करता था वो यूरोप से इंपोर्ट करता था, वो वहां से बंद हो गया है। अब रशिया की जो इंडस्ट्री इतनी बैडली इंपैक्ट हो चुकी थी, तो और कोई देश नहीं था जो रशिया की मदद कर सकता था चाइना के अलावा। बिकॉज आप जानते हैं कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है आज वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में चाइना छाया हुआ है एज फार एज इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ इज कंसर्न। और इसलिए अमेरिका भी चिंतित है। अमेरिका ने क्वाड का गठन क्यों किया? क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को कंटेन करने के लिए। तो अगर हम ये वर्ल्ड सिनेरियो में, और अगर हम रशिया की पोजीशन से देखें, तो रशिया भी ये चाहता था कि वो चाइना के साथ, देखिए रशिया और चाइना के बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। एक टाइम पे लड़ाई आ चुके हैं ये दोनों साल पहले, आप जानते हैं। तो अभी जो वर्ल्ड सिचुएशन को बदलते हुए अभी अमेरिका ने इंश्योर किया है कि रशिया के साथ दुश्मनी करके रशिया को चाइना की गोदी में डाल दिया। और ये सारी जितनी भी ये हम जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, ये पिछले 5-7 साल में हुआ है। इससे पहले आपने जो देखा था कि रशिया और चाइना के इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं थे। ये बिल्कुल सर, 5 साल में ही रिलेशनशिप बनी है। और इसका जो मैं मानता हूं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है यूनाइटेड स्टेट्स। एक पॉइंट और जिसमें मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा सर, कि क्या हम इस वक्त गुट निरपेक्ष के सिद्धांत का पालन आगे कर सकते हैं? दुनिया लगभग 2 गुटों में बंटने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से एससीओ के अंदर अब बेलारूस की एंट्री हुई, वो देश जो यूरोप के खिलाफ है, और एससीओ को भी कुछ ऐसा ही संगठन बनाने की कोशिश हो रही है। ब्रिक्स के अंदर सीधे तौर पर जो है पाकिस्तान की एंट्री की वकालत की जा रही है। उस तरफ हम देखें, दूसरी तरफ हम नेटो को देखते हैं, स्क्वाड को देखते हैं, क्वाड को देखते हैं। हम खुद को कहां देखें? क्या वाकई में गुट निरपेक्ष रहा जा सकता है इस दौर में भी? बहुत अच्छा पूछा। और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है कि इंडिया अपने आप को कौन से खेमे में देखता है। क्योंकि आज इंडिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि वो रशिया के साथ भी जाए और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी जाए। बिकॉज अभी हमारा मेक इन इंडिया और जो भी हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि हम हम इन दोनों देशों के साथ अपना एंगेज करना कम कर दें। हमको दोनों को और 10 साल तो आप मान के चलिए कि इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। हमने अपना रशिया को भी अपनी तरफ रखना है और यूनाइटेड स्टेट्स को भी रखना है। अब चैलेंज आ जाता है एससीओ का और ब्रिक्स का। बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि एससीओ और ब्रिक्स को
एक काउंटर वेलिंग फोर्स बनाया जा रहा है G7 के अगेंस्ट। तो अगर हम चीज देखते हैं कि वेस्टर्न नेशंस के अगेंस्ट ये अलायंस बन रहा है, तो इंडिया अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेगा इस अलायंस में। और अगर एससीओ में पाकिस्तान आ जाएगा, आप देखना आने वाले वक्त में ये कोई डिले नहीं करेगा, चाइना इसको पाकिस्तान को लेके आएगा ब्रिक्स में, सॉरी, बिकॉज एससीओ तो ऑलरेडी है पाकिस्तान। तो ब्रिक्स में ये लेके आएगा पाकिस्तान को, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और अपना जो होल्ड है इस अलायंस में, आप अगर इस अलायंस की हिस्ट्री भी देखें तो ये ब्रिक्स को, इसकी शुरुआत इसको रशिया और चाइना से ही हुई थी, और एससीओ की भी हुई थी। इंडिया इसका बाद में मेंबर बना था। तो ये डोमिनेटिंग फोर्सेस रहेंगी इस अलायंस में, और इंडिया का ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि इंडिया क्या हिस्सा प्ले कर सकता है ब्रिक्स में और एससीओ में। दूसरा एक और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं इसको विजिट के हाईलाइट करना चाहता हूं। दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी मुकम्मल करना चाहते हैं। एक है व्लादिवोस्टॉक चेन्नई कॉरिडोर। अभी वो बीच में रह गया था। आप जानते हैं कि एक बार इसकी इकोनॉमिक समिट भी हुई थी व्लादिवोस्टॉक में 2-3 साल पहले, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वहां पे। तो अभी उसको रिवाइव करना चाहते हैं। और दूसरा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। आप जानते हैं कि ईरान में चाबहार पोर्ट में अभी इंडिया ने इसको पोर्ट का कंट्रोल इसको ले लिया है, और एक 10 साल का लीज एग्रीमेंट उस पर साइन कर लिया है। बिकॉज अल्टीमेट एम होगा कि चाबहार पोर्ट को कनेक्ट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से, और स्पेशली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से। अभी जो इंडिया की एंगेजमेंट आपने देखा होगा पिछले 5 साल में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से बहुत बढ़ गई है। और अगर आप इसको ब्रिक्स भी देखें और एससीओ भी देखें, तो आप देखेंगे स्पेशली एससीओ में पूरी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की वहां रिप्रेजेंटेशन है। तो आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि ये जो ट्रेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी है चाइना को काउंटर करने के लिए। क्योंकि अगर चाइना ग्वादर में आ जाता है और वहां पे मिलिट्री बेस बना लेता है, तो हमको चाबहार को सिक्योर करने की बहुत जरूरत है। और हमारा जो ट्रेड है, अभी आपने मिडिल ईस्ट में भी देख लिया, रेड सी में भी देख लिया क्या हो रहा है, और जिब्राल्टर स्ट्रेट में भी आपने देख लिया कि अगर ऐसे बॉटलनेक्स बन जाएंगे तो हमारा ट्रेड अफेक्ट हो जाएगा इंडिया का। और इसीलिए इंडिया ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी आपने देखा बात हो रही है, और जो काफी उस पर भी काम हो रहा है। तो ये सारी जो चेंजेस हैं उसको जियोपॉलिटिक्स में, मुझे लगता है कि अभी जो इंडिया के लिए सबसे चैलेंजिंग पीरियड है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे ऑर्केस्ट्रेट आगे और इसको आगे लेके जाए। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में आपसे, कि व्लादिवोस्तोक की बात आपने की। व्लादिवोस्तोक से अगर चेन्नई का रूट खुलता है तो आपको साउथ चाइना सी से ही आना है। और जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया की यात्रा की, उसके बाद वियतनाम गए, एक मैसेज कहीं ना कहीं बीजिंग को भी था ये जो एरिया है इसके बादशाह आप अकेले नहीं हैं। और अब अगर व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई आता है तो भारत की भी एंट्री होगी, और ये बीजिंग के लिए परेशानी वाला होगा सर। देखिए, रशिया भी चाइना को अच्छी तरीके से समझता है। दो आप आउटवर्डली आप देख रहे हैं कि इनकी अच्छी दोस्ती हो रही है, बट रशिया भी कोई चाइना की शैडो में नहीं रहना चाहता। रशिया भी अपने आप को सुपर पावर समझता है, और वो अपने आप को चाइना से कम नहीं समझता। तो इसीलिए वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा जिसमें उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलता है और एक तरीका मिलता है चाइना की बराबरी करने के लिए। और इसीलिए ये जो कॉरिडोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अहम है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम उसको मिस आउट कर रहे हैं, वो है आर्कटिक ओशन। ये जो आपका जो आर्कटिक ओशन में जो इंडिया का इंटरेस्ट है, अभी इंडिया का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। और अगर इंडिया आर्कटिक ओशन में आना चाहता है, और वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा है कि रशिया को लिमिट करे आर्कटिक ओशन में, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% आर्कटिक ओशन का जो एरिया है वो रशिया कंट्रोल करता है।
और वो एक नेक्स्ट ट्रेड रूट बनने वाला है। और इसीलिए इंडिया ये अपॉर्चुनिटी सेंस कर रहा है कि बिकॉज इंडिया चाहता है कि आर्टिक ओशन में भी रशिया से बात करे, और वो भी एक एजेंडा पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट का। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये एक विजिट एक हिस्टोरिक है। एक तो 5 साल के बाद हो रही है, और दूसरा इसमें कई जो मुद्दे हैं और जो हमारे जो रिलेशनशिप है वो रीजनल भी है, ग्लोबल सिक्योरिटी को भी लेके है, और ट्रेड को भी लेके है। तो ये 3 मुद्दे इंपॉर्टेंट हेड्स में मैं आपको बता सकता हूं। एक आपकी रीजनल इश्यूज, ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज और ट्रेड, और इसमें टेररिज्म का भी जिक्र होगा, क्योंकि रशिया और इंडिया की अगर एक जॉइंट स्टेटमेंट आ जाती है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है अगर उसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो वो उसका एक बहुत इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ता है। बिकॉज अगर एक ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट टेररिज्म के ऊपर आती है, आप जानते हैं कि एससीओ में भी इंडिया ने टेररिज्म का मुद्दा रेज किया था, तो इंडिया ये मुद्दा इसको रशिया में भी रेज करेगा, और इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जरूर आपको मिलेगा। बस एक आखिरी पॉइंट थोड़ा मैं जो समझना चाहूंगा आपसे कि क्या SU-57 को लेकर कोई डील हो सकती है? भारत लगातार 5th जनरेशन का फाइटर जेट तलाश रहा है। देखिए, आज भारत कोशिश करेगा कि अपने इंपोर्ट्स को कम करने के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए। हो सकता है कि ये जो डील हो वो हमको इस तरफ ले जाए कि ये फाइटर जेट इंडिया में मैन्युफैक्चर, बिकॉज अभी इंडिया नहीं चाहेगा। अभी आपने जेट इंजन टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आ रही है, आप जानते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा। और इंडिया अभी अपना इंडिया का जो प्लान है ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि आने वाले वक्त में जो भी हमारा बजट होगा कैपिटल एक्विजिशन का, उसमें हम खाली 5% फॉरेन अपनी इन्वेस्टमेंट्स या हम इंपोर्ट करेंगे। अगर ऐसी पॉलिसी इंडिया अगर बना रहा है कि इंपोर्ट पे हमको अंकुश लाना है और हमको अपनी इंडस्ट्रीज को मजबूत करना है। आपकी जानकारी के लिए एक रोस्टेक कॉर्पोरेशन है अभी, आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड्स, ये एक रशिया की कंपनी है, और अभी जो अनाउंस किया है इसको विजिट से 2 दिन पहले ही इस रोस्टेक कॉर्पोरेशन ने कि ये इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, और एक मैंगो प्रोजेक्टाइल जो T-72 टैंक्स के लिए और T-90 टैंक्स के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, और ये रशियन आर्मी को भी सप्लाई होगा। खास तौर पे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी, और इंडिया के पास 72 to 90 टैंक्स हैं, और इंडिया के टैंक्स के लिए ये आर्मर्ड पियर्सिंग शेल्स मैन्युफैक्चर होंगे, और इसके बाद वो रशियन आर्मी को भी इंपोर्ट किए जाएंगे। तो आप एक्चुअली समझ सकते हैं कि हमारा जो रूट है, हमारी जो थिंकिंग है वो अभी बदल चुकी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम कोई ये इंपोर्ट या हम कोई ऐसी डील उसको रशिया के साथ आने वाले वक्त में करेंगे। ठीक है सर, लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐतिहासिक यात्रा है 5 साल बाद, जैसे आपने कहा, और इसमें बिल्कुल नजर बनी रहेगी कि क्या कुछ होता है इस यात्रा में। थैंक यू सर, जय हिंद। इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू समय दीजिए। जय।